हेलो दोस्तों, मैं देसराज सिंह गुर्जर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद देसराज पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कोशिका के बारे में और हम पढ़ रहे थे जंतु कोशिका के बारे में। हमने जंतु कोशिका की संरचना को समझा था। दोस्तों, एक बार हल्का सा रिवीजन और कर लेते हैं जंतु कोशिका का कि ये कैसे कैसे बनी हुई होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और कोशिका के अंदर इसका वृद्धि और विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमने कल एक उदाहरण लिया था कि आप कहीं बाज़ार में गए हो और बाज़ार से आपने बहुत सारे फल खरीदे, जैसे केला, चीकू, आम, संतरा, समथिंग, और आपने उन सभी को एक कैरी बैग के अंदर डाल लिया। जो कैरी बैग या प्लास्टिक का जो बैग होता है उसके अंदर आपने सभी फलों को डाल लिया। ऐसे ही कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका झिल्ली होती है, वह प्लास्टिक के कैरी बैग की भांति कार्य करता है। और कोशिका के अंदर पड़े हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारकाएँ, अंतःद्रव्य नलिकाएँ, गोल्जिकाएँ, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य आदि फलों की भांति व्यवहार करते हैं। इस कोशिका को उसका आकार और सुरक्षा प्रदान करने का काम जो करती है वह उसकी कोशिका झिल्ली होती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका को जो बाहरी आवरण प्रदान करती है और आघातों से जो बचाती है वह कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले निर्जीव और सजीव कोशिकांग होते हैं, वह कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब सर बात करते हैं कि कोशिका के अंदर जो एक कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य और जितने भी कोशिकांग हैं, कोशिका द्रव्य और जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी को मिलाकर के हम जीव द्रव्य का नाम देते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर पड़े हुए जितने भी कोशिकांग हैं, निर्जीव और सजीव, वो सभी मिलकर के क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य। एक वैज्ञानिक हुए थे हैक्सले, एक हैक्सले वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना था। हैक्सले के अनुसार अगर हम बात करें तो कोशिका का जो भौतिक आधार है जीवन का, वो क्या है सर? जीव द्रव्य होता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। जीव द्रव्य की बात कर रहे थे हम, ये किसने दिया था सर? हैक्सले ने। हैक्सले ने बताया कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और जितने भी कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से? सजीव प्लस निर्जीव, ये मिलकर के क्या कहलाते हैं सर? को जीव द्रव्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं सर कि कोशिका का भौतिक आधार हमें पता चल गया कि कोशिका का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। लेकिन बात करते हैं सर कि कोशिका का या जीवन का जो रासायनिक आधार है, जो रासायनिक आधार है वो क्या है? तो सर वो है डीएनए। क्या है सर? वो डीएनए। सर डीएनए हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप ये समझ लीजिए कि जो डीएनए है वो ही हमारे जीवन का रासायनिक आधार होता है। और डीएनए के ऊपर उपस्थित होता है जीन, जो हमारे पैतृक गुणों को माता पिता से उनकी संतति में ले जाने का कार्य करता है। ले जाने का कार्य करता है कौन सर? जीन। आपने देखा होगा कि किसी बच्चे जो होते हैं कई बार वो नीली आंखों का पैदा होता है, तो जो उसके आनुवांशिक गुण हैं उसके माता के या पिता के, वो बच्चे के अंदर जब जाते हैं तो वो सर जीन के द्वारा ही ट्रांसप्लांट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। किसके द्वारा? जीन के द्वारा ही।
जीन के द्वारा ही रासायनिक गुण जो अपने माता पिता के अंदर से उसकी संतति में जाते हैं वो जीन के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। हमने समझ लिया कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका की संरचना कैसी होती है। अब बात करते हैं सर कि कोशिका सिद्धांत की, कि कोशिका अपनी वृद्धि कैसे करती है, अपने विकास कैसे करेगी और एक पीढ़ी से दो पीढ़ी कैसे बनेंगी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर दो वैज्ञानिक हुए थे, स्वान एवं स्लीडन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने कोशिका का अध्ययन किया और उन्होंने बताया था कि कोशिका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गति करती है, अपना जीवन यापन कैसे करती है, अपनी वृद्धि कैसे करती है, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका कैसे बनेगी, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया। उसका नाम था सर क्या, कोशिका सिद्धांत। अब बात करते हैं सर हम कोशिका सिद्धांत की। तो सर सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1838 और 1839 ईस्वी में, यानी कि 1838 लास्ट और 1839 के शुरुआती दौर में उन्होंने कोशिका का अध्ययन किया और उन्होंने कोशिका के बारे में कुछ हमें जानकारी दी। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। ये नॉर्मली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था। तो सर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक था जंतु वैज्ञानिक जिसका नाम था थियोडोर श्वान, और एक था सर पादप वैज्ञानिक जिसका नाम था मैथियास स्लीडन। यानी कि नॉर्मली हम बात करें कि दो वैज्ञानिक हुए, कौन कौन से, स्वान एंड स्लीडन दो वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कब किया सर, 1838 और 39 ईस्वी के अंदर। उन्होंने बताया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है वह प्रत्येक सजीव के जीवन का आधार होती है। यानी कि प्रत्येक सजीव का जीव का जो शरीर है वह कोशिका के द्वारा बना होता है। सर कैसे बना होता है, हमने पढ़ा था एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंदर हमने पढ़ा था कि एक कोशिकीय के अंदर वे सभी जीव आते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और उनके अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं या जैव क्रियाएं को एक कोशिका के द्वारा ही होती हैं। अब सर बात करते हैं कि किसी भी सजीव का जो शरीर बना हुआ है वह या तो एक कोशिका से बना हुआ है या बहुकोशिका से बना हुआ है, या तो एक कोशिका से बना हुआ है या मल्टीपल कोशिकाओं से बना हुआ है। किसी भी सजीव का शरीर जो है वह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका के अंदर होने वाली सजीव के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं की जो इकाई है वो क्या है सर, कोशिका। कोशिका के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। उन्होंने एक बात और बताई कि कोशिका ही आनुवांशिक गुणों की इकाई होती है, या कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। कोशिका की आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। किसको सर, कोशिका को। अब बात करते हैं सर कि कोशिका को आनुवांशिक इकाई क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था एक केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसी कारण हम कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। उन्होंने सर एक बात और बताई कि प्रत्येक
नई कोशिका का जीवन पूर्व उपस्थित कोशिका से होता है। यानी उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि जो नई कोशिका जो भी बनेगी, किसी भी शरीर के अंदर जो नई कोशिका बनेगी वह पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनेगी। इस कारण हम कह सकते हैं कि जब नई कोशिका का फॉर्मेशन होगा तो वह पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही होगा। उस कोशिका का विभाजन हो जाएगा जिसके कारण नई कोशिका का विकास होगा या नई कोशिका उत्पन्न होगी। अब दोस्तों एक बात करते हैं, क्या सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है? नॉर्मली लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जिसके कारण वो अपने आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाती हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। कुछ कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। कौन कौन सी हैं सर वो? जैसे जीवाणु, विषाणु, नीले हरे शैवाल, इनके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जो वायरस है या विषाणु जो है वह निर्जीव स्थान पर निर्जीव की भांति और सजीव स्थान पर सजीव की भांति व्यवहार करता है। इसका यही कारण है कि उसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। दोस्तों केंद्रक के आधार पर हम कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं। केंद्रक के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है सर यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों प्राकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को हम केंद्रक के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी कि सर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक होगा और कोशिकाएं होंगे जो भी पूर्ण रूप से विकसित। अब सर बात करते हैं दूसरे प्रकार की कोशिका प्राकैरियोटिक कोशिका। इस कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है या केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, जिसके कारण इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग आरएनए, प्रोटीन
आदि कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं और इसके अंदर कोशिकांग, जो विकसित कोशिकांग हैं, उनका अभाव होता है। विकसित कोशिकांगों का क्या होता है सर? अभाव होता है। कौन कौन से हैं वो? गोल्जी काय, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। दोस्तों, हमने आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने समझा कि कोशिका कैसे विकास करती है। नई कोशिका का जो उत्पन्न होगी या उद्भवन होगा वह पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही होगा। और कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थियोडोर श्वान और मैथियास श्लीडन थे। उन्होंने 1838 to 39 में यानी 1838 से 1839 के मध्य कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सजीव के अंदर आनुवांशिक इकाई भी कोशिका होती है या प्रत्येक नई कोशिका का उत्पन्न पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही होता है। और दोस्तों कि इस कोशिका को केंद्रक के आधार पर हमने दो भागों में बांटा। पहली थी सर आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी थी आपकी प्राकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्राकैरियोटिक कोशिका के अंदर पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, केंद्रक उपस्थित नहीं होता, केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती, जिसके कारण कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सभी जो हैं वह कोशिका द्रव्य के अंदर तैरते हुए रहते हैं। और इसके अंदर पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, राइबोसोम आदि का अभाव होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि सर कोई भी कमी हो जिसके कारण मैं इसमें सुधार कर सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।